गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर कमल किशोर यूएस फाउंडेशन से। आज का जो हमारा टॉपिक है रिस्पायरेशन। पिछले क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि वाइटल साइन के बारे में। तो ये जो हमारा रिस्पायरेशन है ये वाइटल साइन का ही एक पार्ट होता है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को आज क्लियर बताने जा रहा हूँ। तो हम लोग आते हैं रिस्पायरेशन पे। रिस्पायरेशन इसका कहने का मतलब हुआ कि जब हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ये जो क्रिया होती है ये आती है रिस्पायरेशन के अंदर में। तो हम लोग देखते हैं कि ये सांस लेने और छोड़ने की जो क्रिया होती है ये किस तरह से स्टार्ट होती है। तो थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर हम लोग तैयार करते हैं। यह है हमारा लंग्स, ये हो गया लंग्स, ये हो गया नेजल पैसेज, ये हो गया नेजल कैविटी, ये हो गया ट्रैकिया। चलिए, और ये दोनों है हमारा लंग्स। तो आज हम लोग देखेंगे कि रिस्पायरेशन किसे कहते हैं, ये कितने तरह के होते हैं, इसके मैकेनिज्म के बारे में, और जो हम लोगों का एज होता है, एज के आधार पर कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण हम लोगों का जो रिस्पायरेशन रेट होता है वो थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसके बारे में भी आज हम लोग उस चीज़ को पढ़ेंगे। चलिए, अब हम लोग आते हैं कि रिस्पायरेशन क्या है उसके बारे में। तो रिस्पायरेशन क्या कहता है? तो रिस्पायरेशन इज द मैकेनिज्म बाय विच एयर इज एक्सचेंज बिटवीन ह्यूमन बॉडी एंड एटमॉस्फेयर। तो क्या कहता है कि रिस्पायरेशन जो है यह एक तरह का मैकेनिज्म है। वो क्या है? एक मैकेनिज्म होता है। डैट मीन्स क्रिया होता है। इस क्रिया में क्या होता है? एयर का एक्सचेंज। ठीक है। तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का जाना और उस ऑक्सीजन के यूज हो जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ये जो एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, ये एक्सचेंज का प्रोसेस हमारे शरीर में बॉडी के सेल टिश्यू में होता है और सेल टिश्यू से फिर ब्लड स्ट्रीम में आता है और वहाँ से लंग्स के माध्यम से ये हमारे शरीर से बाहर यानी कि एटमॉस्फेयर में आ जाता है। तो इस क्रिया को हम लोग रिस्पायरेशन कहते हैं। इस रिस्पायरेशन में क्या होता है? हमारा जो ऑक्सीजन होता है बाहर शरीर से, वो शरीर के अंदर आता है। O2 अंदर आया, ठीक, और यहाँ से सेल टिश्यू इस O2 को अपने अंदर ले लेगा। फिर वहाँ से मैकेनिज्म की क्रिया होगी और O2 को सेल टिश्यू लेने के बाद उसको यूज करके CO2 वहाँ से रिलीज करेगा। फिर CO2 क्या होगा? CO2 यहाँ से बाहर की तरफ जाएगा और ये CO2 एटमॉस्फेयर में निकल जाता है। यही एटमॉस्फेयर में निकलना और एटमॉस्फेयर से O2 का अंदर जाना, ये क्रिया कहलाता है रिस्पायरेशन। और इसी के जो हमारे शरीर में रिस्पायरेशन का नंबर होता है 16 से लेकर 20 तक, उसी को रिस्पायरेशन रेट कहते हैं कि हमारे शरीर में 16 से 20 तक। नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट इन एडल्ट 16 to 20 टाइम्स पर मिनट। एक नॉर्मल आदमी 16 से 20 बार सांस लेता है और छोड़ता है। तो रिस्पायरेशन कैसे कहेंगे? तो सांस लेना,
ये हो गया सांस छोड़ना। इसमें दो क्रिया हुई, एक सांस लेने की क्रिया, फिर दूसरी क्रिया हो रही है सांस छोड़ने की। तो ये दोनों क्रिया एक साथ जब होगी तो वो कहलाएगा एक रिस्पायरेशन। ठीक है, सांस लेने की क्रिया और सांस छोड़ने की क्रिया जब एक बार होगी तो वो कहलाता है हमारा रिस्पायरेशन। अब हम लोग देखते हैं कि रिस्पायरेशन कितने तरह के होते हैं। तो ये जो रिस्पायरेशन होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल रिस्पायरेशन और एक होता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। तो इंटरनल रिस्पायरेशन में क्या होता है कि इंटरनल रिस्पायरेशन में एक्सचेंज जो होता है O2 का कैपिलरी टू सेल्स के साथ होता है। कैपिलरी बोलने का मतलब हो गया कि हमारे शरीर का ब्लड वेसल्स जो सबसे पतला होता है, जिससे हमारा शरीर के जो भी हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं वो सेल टिश्यू को जाता है, या इसको दूसरे भाषा में अगर हम लोग कहें तो जहाँ से हमारे शरीर के न्यूट्रिशंस का एक्सचेंज होता है उस एरिया को हम लोग कैपिलरी कहते हैं। इसी कैपिलरी से सेल टिश्यू को न्यूट्रिशंस के साथ साथ ऑक्सीजन मिलता है। मतलब कि कैपिलरी से जब सेल टिश्यू में जाएगा तो वो कहलाएगा हमारा इंटरनल रिस्पायरेशन। अब आते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में क्या कहता है कि एक्सचेंज इज अकर इन, ठीक है, क्या कहता है, एक्सचेंज इज अकर इन एल्वियुलर सैक टू ब्लड। ब्लड जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में आया वो लास्टली जाता है हमारे लंग्स के एल्विली और एल्वियुलर सैक में, और वहाँ से ब्लड उस चीज़ को रिसीव कर लेता है। अब ब्लड रिसीव कर करके कहाँ ले जाता है, हमारे कैपिलरी तक। कैपिलरी से फिर वो सेल टिश्यू को दे देता है। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे देखें, ये हो गया हमारा ब्लड का कैपिलरी, और ये कैपिलरी के बाद क्या होता है, ये हमारा हो गया सेल टिश्यू। कैपिलरी इसको ब्लड दे दिया, कैपिलरी जो है इसको, ये हो गया हमारा सेल टिश्यू। यहां से हमारा इसमें क्या आया, O2 आया। अब इसमें O2 कहां से आया, तो इसमें जो O2 होता है वो आता है हमारे लंग्स से। अब ये जो O2 है यहां से ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ब्लड चैनल। एक्चुअल में ये जो एक्सचेंज हम दिखा रहे हैं यहाँ पर लंग्स से डायरेक्ट ब्लड चैनल में, ये इस तरह से नहीं होता है। लंग्स के अंदर एल्वियोली सैक होता है, छोटे छोटे ब्रांचेज होते हैं, उस ब्रांचेज से कैपिलरी जो है उसके ऊपर कवर्ड होता है, और कैपिलरी जो होता है ब्लड को, ऑक्सीजन को वहाँ से रिसीव कर करके फिर उसको ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है। वहाँ से फिर सेल टिश्यू को वो ऑक्सीजन आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर हो गया हमारा इंटरनल रिस्पायरेशन जो कि हमारे कैपिलरी टू सेल टिश्यू में होता है, और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन जो कि हमारे एल्वियुलर सैक टू ब्लड सेल्स में होता है। नेक्स्ट आते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं कि ये जो रिस्पायरेशन होता है ये किस तरह से होता है। तो रिस्पायरेशन में बता दें कि इसमें तीन क्रियाएं होती है। पहला इंस्पायरेशन, दूसरा हुआ एक्सपायरेशन, और तीसरा हुआ पॉज। क्लियर? पहला हो गया इंस्पायरेशन, दूसरा हो गया एक्सपायरेशन, और तीसरा हो गया पॉज। तो इंस्पायरेशन किसे कहते हैं, जब हम लोग सांस अंदर की तरफ लेते हैं, ठीक है, जब सांस को यानी कि ऑक्सीजन को हम लोग सक करते हैं, उस क्रिया को हम लोग इंस्पायरेशन कहते हैं। इन मतलब अंदर, ठीक है, इन का मतलब अंदर। तो जब हम ऑक्सीजन को अंदर की तरफ लेंगे तो वो कहलाता हमारा इंस्पायरेशन। दूसरा है एक्सपायरेशन, यानी कि बाहर निकालना, उस
ऑक्सीजन को अंदर लेने के बाद हमारे शरीर का जो मैकेनिज्म होता है वो होता है, उसके बाद उसमें से CO2 और अदर जो भी गैसेज रहते हैं वो हमारे लंग्स के एल्वियली से फिर लंग्स के ट्रैकिया ब्रोंकी इस सब में चीज में आता है और वहाँ से फिर पैसिव क्रिया के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये जो होता है इंस्पायरेशन, ये होता है हमारा एक्टिव और ये होता है पैसिव। ठीक है, तो ये एक्टिव और ये होता है पैसिव। ठीक है, और जब एक्सपायरेशन हम लोग कर देते हैं, सांस छोड़ देते हैं, तो वहां पर कुछ सेकेंड के लिए हम लोग रुकते हैं, वो कहलाता है पॉज। ठीक है, जो एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के बाद जो हम लोग कुछ सेकेंड के लिए रुकते हैं वो कहलाता है पॉज। तो कोई आदमी अगर आपसे पूछे कि मैकेनिज्म और इंस्पायरेशन क्या होता है तो आपको बोलना होगा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन और पॉज, ये तीनों मिला करके मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन की क्रिया कहलाता है। तो हम लोग देखते हैं फिर अब नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट। तो ये इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन और पॉज ये तीनों मिला करके जो 1 मिनट में हमारे शरीर में रिस्पायरेशन की क्रिया होती है वो होती है 16 से लेकर के 20 टाइम्स, 16 से लेकर के 20 टाइम्स पर मिनट हम लोग एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन एंड पॉज तीनों मिला करके एक काम करते हैं जो कि 16 से लेकर के 20 टाइम्स पर मिनट तक वो जाता है। अब आते हैं हम लोग फैक्टर्स। वो सारे फैक्टर्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि जो हमारे शरीर में नॉर्मल रिस्पायरेशन कहलाता है फिर भी वो स्लाइटली अप और स्लाइटली डाउन रहता है। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारा एज फैक्टर। एज फैक्टर में देखते हैं कि जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म के समय जो बच्चा का ब्रीथिंग रेट रहता है वो होता है हमारा 40 टाइम्स, 40 टाइम्स पर मिनट। एक बेबी जो बर्थ लेता है, इस दुनिया में आता है, उसका 1 साल तक लगभग 40 टाइम्स पर मिनट उसका ब्रीथिंग रेट रहता है, रिस्पायरेशन का रेट रहता है। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट ईयर, 1 साल का जो बच्चा हो जाएगा उस 1 साल के बच्चे को का जो ब्रीथिंग रेट रहेगा वो हो जाएगा 26 से लेकर के 30 टाइम्स पर मिनट। डैट मीन्स इसमें 10 टाइम्स पर मिनट इंक्रीज कर जाता है, सॉरी डिक्रीज कर जाता है, जिसमें हमारा ये जो फर्स्ट ईयर का बच्चा है 16 से 30 टाइम्स पर मिनट तक ही रिस्पायरेशन करेगा। उसके बाद क्या हो गया, सेकेंड ईयर का बच्चा जो होगा 20 से लेकर के 26 पर मिनट टाइम्स पर ही वो ब्रीथिंग करता है 1 मिनट के अंदर में। नेक्स्ट हमारा चाइल्डहुड, जो 3 साल से ऊपर का बच्चा होगा, जो 3 साल से ऊपर का बच्चा होगा वो 20 टाइम्स पर मिनट उसका रिस्पायरेशन रेट रहता है। अब वही बच्चा एडल्ट हो जाता है तो उसका एडल्ट होने के बाद 60 से लेकर के 20 टाइम्स पर मिनट तक उसका ब्रीथिंग रिस्पायरेशन रेट रहेगा, और वह जब ओल्ड एज में जाएगा तो उसका रिस्पायरेशन रेट जो होता है या फिर स्लाइटली डाउन हो जाएगा, नहीं तो स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है, डिपेंड अपॉन उसके हेल्थ कंडीशन पे। तो उसका जो रिस्पायरेशन रेट रहेगा 20 से 24 टाइम्स पर मिनट तक रिस्पायरेशन रेट उसका रहता है। तो ये हो गया हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। अब हम लोग इसके आगे जो देखेंगे और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो होता है हमारा जो रिस्पायरेशन रेट होता है नॉर्मल वे में होता है। उसके बाद हम लोग इसके डिजीज कंडीशन के बारे में भी कुछ देखेंगे कि जब ये रिस्पायरेशन रेट ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा और कम होगा तो क्या होगा। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से नोट कर लें।